चलो तो देखो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। चैप्टर 1 क्या है? अर्थव्यवस्था एवं विकास। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? इतिहास पढ़ लिया ना, एक चैप्टर है। ज्योग्राफी पढ़ लिया एक चैप्टर, फिजिक्स पढ़ा दिए, केमिस्ट्री पढ़ा दिए, बायोलॉजी पढ़ा दिया, मैथ भी खत्म है एक अध्याय तक। ठीक है ना, वास्तविक संख्या सब खत्म हो गया है। आज ये लास्ट है हमारा कुछ इसमें एसएसटी में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। आज ये भी खत्म हो जाएगा, एक क्लास है ये भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये बताओ सबसे पहले, अच्छा अर्थशास्त्र के कोई तो पिता होगा कि नहीं होगा? अच्छा बता। अच्छा ठीक है, चल पहले पूछते हैं, बताना फिजिक्स के पिता कौन थे? फिजिक्स के प्राचीन पिता था न्यूटन, है ना, सर आइजैक न्यूटन। और आधुनिक पिता कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है ना। फिर केमिस्ट्री के पिता कौन थे? लेवाइसे या लेवाइजर कुछ ही बोलो। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी के पिता कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, अब बताना इतिहास के पिता कौन थे? हेरोडोटस। ज्योग्राफी के पिता कौन थे? इरेटोस्थनीज बताए थे रे, इरेटोस्थनीज। फिर इसके पहले पढ़ाए थे कुछ ही, अरे सिविक्स पढ़ा तो लोग। हाँ तो सिविक्स के पिता कौन थे? जिसको हम लोग पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस ही बोलते हैं, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, है ना। इसके पिता कौन थे रे? अरे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बताए थे। तो इसका भी कोई पिता होगा ना रे? कौन है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, या इसी को हम अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है ना, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन? हाँ, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। कौन है? हाँ देखो, जो ज़्यादा योगदान देता है जिस क्षेत्र में, उसको हम पिता बोलते हैं, जनक बोलते हैं। तो इसमें अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा योगदान कौन दिए थे? एडम स्मिथ। इसीलिए हम एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? हाँ, अर्थशास्त्र का पिता बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम इसे पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था एवं विकास। अर्थव्यवस्था एवं, चल अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हम समझेंगे आर्थिक क्रिया। क्या समझेंगे? हम थोड़ा सा पहले आर्थिक क्रिया को समझते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया। देखो आर्थिक क्रिया को समझना ध्यान, ठीक ना। आर्थिक क्रिया का क्या होता है? कहता है कि वे सभी क्रियाएं जो जीवन यापन हो, जिससे जीवन यापन हो, वे सभी क्रियाएं जिससे जीवन यापन हो, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे देख, हम लोग जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं? हम पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा ना रे। पढ़ाने पैसा मिलेगा। मजदूर मजदूरी करता है तो उसको क्या मिलेगा? मजदूरी के बदले उसको पैसा मिलेगा, है ना। कोई रिक्शा चला रहा है तो उसको पैसा मिल रहा है, या कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई भी अपना काम कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है? बदले में पैसा मिल रहा है। यानी आर्थिक क्रिया का मतलब यही होता है कि वैसा काम जिससे हमको कुछ पैसा मिले। मेरा पैकेट भरे, पॉकेट हरा हरा हो जाए, मनी आए, बात समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। तो यहाँ भी क्या बोले हम कि वे सारी क्रियाएं, हाँ वे सारी क्रियाएं जिससे जीवन यापन हो, उसे क्या कहेंगे? हाँ, उसे आर्थिक क्रियाएं हाँ कहेंगे। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। जैसे देखो, अगर मान के चलो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, समझ में आ गया? तो लोग को तो लोग मान के चल कि कोई बैठ करके खाली फ्री फायर खेल रहा है, वो आर्थिक क्रिया कर रहा है, और उसका पैसा मिलेगा रे? फ्री फायर खेलने से पैसा मिलेगा? बैठ खाली फू कर ले है, धुआं उड़ा रहा है, उसका पैसा मिलेगा? ये सब काम, ये सब आर्थिक क्रिया नहीं बोलेंगे, ये सब आर्थिक क्रिया नहीं होगा। आर्थिक क्रिया उससे होगा जिसके बदले में कुछ पैसा मिले। क्या मिले? कोई काम किया, हमको उसके बदले में पैसा मिल गया, तो वो हो गया आर्थिक क्रिया। बात समझ में आ गया? अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। क्या देखेंगे? कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था क्या हो गया? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था सीधा समझना है कि जीवन यापन के लिए, जीवन यानी जिंदगी को चलाने के लिए, जीवन का यापन करने के लिए हम जो व्यवस्था अपनाते हैं, हम जो भी व्यवस्था अपनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। जैसे देख, हम अपना जीवन यापन करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं ना, कि नहीं पढ़ा रहे हैं? कोई अगर इंजीनियर है, अपना जीवन यापन करने के लिए वो कुछ
इंजीनियर है तो उसका बहुत सा काम है बनाना, कोई पुल बनाता है, कोई कुछ गाड़ी बना रहा है, कोई मोटर बना रहा है, वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। शिक्षक है तो अपने जीवन यापन के लिए पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अपना जीवन यापन करने के लिए तो लोग सुइया भोगता है, सुई भोगता है ना, दवाई में देता कि नहीं देता है। टेम्पो चलाने वाला अपना टेम्पो चला रहा है जीवन यापन करने के लिए। मजदूर जो है अपना मजदूरी कर रहा है जीवन यापन के लिए। कोई अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो ये सब क्या कर रहा है, जीवन चलाने के लिए अपना एक व्यवस्था अपनाया कि नहीं अपनाया। यहाँ जैसे मेरा व्यवस्था है ना, हम अपना जीवन चला रहे हैं, तो जीवन चलाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो ये मेरा व्यवस्था हुआ। जैसे आपके पास दुकान है, तो आपका दुकान है तो आप अपने जीवन चलाने के लिए आप अपना दुकान चला रहे हैं। आपके पापा लोग का भी दुकान होगा कि नहीं होगा, तो वो भी आप लोग का जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए दुकान चला रहे हैं। मतलब कोई व्यवस्था अपना के रखे हुए हैं, है ना, अपना व्यवस्था अपना के। कोई पढ़ा रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, सबका अपना व्यवस्था सेट है, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था समझ में आ गया क्या, कि जीवन यापन के लिए जीवन यापन के लिए अपनाई गई, क्या हो गया, अपनाई गई व्यवस्था। जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को क्या कहेंगे रे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहेंगे या कहते हैं ना, कहेंगे। इस समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा, किसके देखेंगे, अब देखेंगे विकास। क्या देखेंगे, विकास समझता है। विकास मैंने कोई मेरा दोस्त उसका विकास हुआ, उसका नाम है तो वो नहीं समझना, ये अलग विकास है। विकास का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि, प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि क्या कहलाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे मान के चल कि तुम्हारे पापा जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पापा पहले 20,000 कमा रहे थे, तो 20,000 कमा रहे थे, उनका आय में वृद्धि हो गया, मिल रहा है कितना, 30,000 रुपया। कितना हो गया, 30,000। तो तुम्हारे पापा के जो आय में वृद्धि हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, पापा के जो आय था उसमें क्या हो गया, विकास हो गया। बात समझ में आ रहा है, विकास हो गया। पहले कोई 50,000 कमा रहा था, उसको 70,000 मिल रहा है, तो उसको आय में भी क्या हो गया, विकास हो गया। अब अगर मान के चल पापा के मिल रहा था 20,000, अब कट के मिल रहा है 15,000, तो उसको विकास बोलेंगे रे, नहीं ना बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि विकास नहीं हुआ है। तो विकास का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम, उसको इनकम बोलते हैं ना, यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रत्येक, है ना, प्रत्येक यानी प्रति व्यक्ति आय माने इनकम, आय मीन्स इनकम जो होता है ना, जो इनकम हो रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। तो प्रति व्यक्ति के आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि को हम क्या बोलेंगे रे, विकास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि को विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। अब समझ में आया आप लोग को। अब जरा इसको और अच्छा से समझते हैं। देख, तो ये तो समझ में आ गया। अब लेकिन एक बात याद रखना है कि जैसे कि मान के चलो, ये विकास जो है ना, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास होता है। किसान है तो किसान के लिए अलग हिसाब किताब से विकास होगा। कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए अलग, जैसे कि देखो मान के चलो कि कोई किसान है, बेचारा खेती कर रहा है, ठीक है ना, अब वो प्याज व्याज फसल उपजाता कि नहीं उपजाता है, ठीक है। कोई गाड़ी चला रहा है तो मान के चल कि गाड़ी के आय में, गाड़ी के कीमत में वृद्धि हो गया, भाड़ा में वृद्धि हो गया। तो जब भाड़ा में वृद्धि हो गया तो मान के चल, जब भाड़ा में वृद्धि हुआ तो उसे तो गाड़ी वाला को फायदा हुआ रे, वो ज़्यादा कमाएगा। लेकिन नुकसान किसको हो गया, जो हम लोग, जो सवारी लोग उस पर जाएगा, उसका क्या हो गया, हानि हो गया ना। उसी प्रकार से मान के चलने कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी विकास होता है तो ये सबके लिए नहीं होता है, किसी के लिए हानि का भी काम करता है। जैसे प्याज का रेट अचानक से बढ़ गया, तो जो दुकानदार पहले से प्याज ढेर सारा स्टॉक करके दुकान में रखे हुए था, तो उसको तो फायदा कर गया, फायदा हो कि नहीं हुआ, कम में लाया ज़्यादा में बेचेगा। लेकिन नुकसान किसको हुआ, लेने वाले को, खरीदने वाले को, वो बेचारा महंगा में अब खरीदेगा, तो उसका लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यहाँ पर यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास किसी एक सब के लिए बराबर नहीं होता है। यानी किसी का अगर विकास हो रहा है तो किसी का हानि भी उसमें हो जाएगा। कोई दिक्कत है, जैसे मान के चलो कि देखो, मान के चल कि कोई नदी है, ठीक है, हम उस पर क्या कर दिए हैं, बांध बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं, बांध बना दिए हैं।
तो जब हम ये नदी पर बांध बना दिए तो बांध के इस तरफ जो भी क्षेत्र होगा तो ये बांध बनाने से तो फायदा हो गया, इसको खेत को पानी ढंग से मिलेगा, सिंचाई उचाई करने के लिए पानी यहाँ पर जमा करके रखेगा कि नहीं रखेगा। तो इससे इसको फायदा हुआ कि नहीं, वही वाला राज्य को समय पर इसको पानी मिल जाएगा, बरसात नहीं भी होगा तो पानी यहाँ पर स्टॉक है, यहाँ से पानी बांध खोलेगा, पानी को इधर लेकर के खेती उती करेगा, तो इसको फायदा हुआ ना। लेकिन जहाँ पर बांध बन रहा है तो जब बांध बना रहा है तो यहाँ पानी जमा हो रहा है, तो ये पानी जमा हो रहा था, इसके इस साइड में जो क्षेत्र यहाँ पर जो बचा हुआ है तो इस क्षेत्र के लोगों को तो नुकसान होगा ना, इसको भागना पड़ेगा ना यहाँ से, ये पूरा क्षेत्र डूब ना जाएगा, पानी से डूबेगा नहीं डूबेगा, जमा होगा तो बोल इसको फायदा हुआ रे, हाँ इसको नुकसान हुआ। तो ये अच्छा काम था ना, ये विकास वाला काम हो रहा था नहीं हो रहा था, बांध बना इसके लिए, तो देख इसके लिए फायदा किया कि नहीं किया, पर इसके लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि विकास सबके लिए बराबर नहीं होता है, यानी किसी एक को नुकसान हो रहा है, किसी एक व्यक्ति को विकास हो रहा है तो दूसरे को उससे क्या हो जाएगा, हानि भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे क्या हुआ था एक बार, जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी पे ऐसे ही बांध बना दिया गया था, बात समझ में आ गया। तो जब बांध बना दिया गया तो वहाँ के जो लोग आदिवासी लोग जो रहने वाले थे, जो जनजाति लोग वहाँ जंगल में जो इधर रहते थे, उनको दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया, तो लोग क्या किया, ये लोग विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। जिसको उसने क्या किया था, उसने कहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या बोला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और उसका नेतृत्व कौन किया था, उसका नेतृत्व उसका किया था मेघा पाटेकर। कौन क्या था रे, मेघा पाटेकर। तो इससे क्या हुआ था, देख इससे सरकार को तो फायदा हुआ था, यहाँ पर बांध बना दिया, समय पर सिंचाई कि यहाँ पर पानी मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन जो जनजाति यहाँ पर रह रहा था उसको नुकसान हो गया ना, वो आदिवासियों को परेशान हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए तो विकास कहलाएगा, इसके लिए विकास, एक विकास कहलाएगा, ये वाला क्षेत्र को तो विकास कहेंगे, पर इसका विकास कहेंगे रे। तो विकास से किसी का फायदा भी होता है, किसी का हानि भी होता है, ये बात समझ में आ गया। चल तो अब जरा सा इसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नोट लिख देंगे, नोट लिख रहे हैं, ठीक है ना। नोट में क्या बोले अभी हम, कि किसी का विकास हो रहा है, क्या होता है, यानी किसी का विकास होता तो जरूरी नहीं है कि दूसरे का क्या होगा, विकास ही होगा, यानी दूसरे का क्या हो सकता है, हानि भी हो सकता है। यानी यदि किसी का विकास, यदि किसी एक का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो दूसरे का क्या होगा, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी का नहीं, यदि किसी का विकास होता है, यदि किसी का विकास हो, यदि किसी का विकास हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरे का भी विकास हो। हाँ, जरूरी है कि दूसरे का विकास हो। यदि किसी का विकास नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि हाँ दूसरे का भी विकास हो, बल्कि क्या हो सकता है, उसका हानि भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, बल्कि हानि भी हो सकता है। जैसे तुम लोग को हम समझाया अभी कैसा हानि हो सकता है, ये बात समझ में आया कि नहीं हुआ, है ना। यानी कि 100% क्या हो जाएगा, उसका हानि हो ही जाता है, हो सकता है, क्या कह सकते हैं कि हो ही जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट समझ में आया आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्या देखेंगे, हाँ अर्थव्यवस्था का प्रकार देखेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के आखिर कितना प्रकार है, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था को देख हम 3 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। पहला हम बांट रहे हैं कोई चीज़ को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आएगा हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा का जो आएगा वो होगा खिचड़ी। क्या होगा, खिचड़ी माने मिश्रित, खिचड़ी मीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित खाए वाला खिचड़ी नहीं। जैसे खिचड़ी कैसे होता है रे, खिचड़ी का मतलब डोका में ढेर सारा चीज़ मिलता है, दाल मिलता है, चावल मिलता है और भी कुछ मिलता है, तो क्या बन गया, खिचड़ी बन गया। तो ये क्या होगा ना, मिश्रित में क्या होगा ना कि ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया हम, इसलिए इसको हम बोल दिए खिचड़ी, ठीक है ना। तो ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझना ध्यान से, ठीक है ना।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पूंजीवादी माने जहाँ पे सब चीज़ प्राइवेट हो, जहाँ पे सब चीज़ सरकारी थी, स्कूल प्राइवेट, बस प्राइवेट, ट्रेन प्राइवेट, बैंक प्राइवेट, कोई भी दुकान है या कुछ भी फैक्ट्री है, सब क्या होना चाहिए? प्राइवेट। यानी कह सकते हैं कि वहाँ पर जो होगा सरकार का कोई दावेदारी नहीं होगा, सरकार का कोई हक नहीं होगा, हर चीज़ क्या होगा रे? हर चीज़ प्राइवेट होगा, यानी कि निजी संपत्ति होगा। क्या होगा? निजी संपत्ति, यानी कि वहाँ पर एक अपना प्राइवेट एक पर्सनल व्यक्ति का क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? उसको वैसे हम राष्ट्र को क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोल। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पाद पर किसी निजी का बोला ना, प्राइवेट की बात किया ना, हाँ, तो किसी निजी उत्पाद पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? और निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ गया? अच्छा बताओ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ किसको होगा? गरीब को लाभ होगा कि अमीर को लाभ होगा? अमीर को लाभ होगा। अब पूंजीवादी जैसे कि देख, प्राइवेट स्कूल है, महंगा स्कूल होता है प्राइवेट, गरीब का आदमी उसमें पढ़ सकता है? नहीं ना पढ़ सकता है, तो उसमें सिर्फ अमीर का ही आदमी पढ़ेगा, तो किसका लाभ हुआ? अमीर का लाभ हुआ। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, बेचारे को गरीब आदमी बीमार पड़ गया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो उसमें से गरीब आदमी उसमें जा सकता है? पैसा का चलता नहीं जाएगा, तो किसका लाभ होगा यहाँ पर? अमीर का, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम कह सकते हैं ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ अमीर का भला होगा। किसका भला होगा? अमीर का। किसका भला होगा? यानी एकरा में खाली अमीर का भला होगा, गरीब का कोई भला होने वाला नहीं है। तो या अब हम देखेंगे कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा देश है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रखता है। तो तुम्हारा देख कौन कौन है। हाँ, और कौन है बताओ? अमेरिका है, अमेरिका है, सही है। जापान है, और कौन है बोलो? जापान है, तुम्हारा जाकर जर्मनी है, तुम्हारा फ्रांस है, तुम्हारा ब्रिटेन है। बात समझ में आ रहा है? अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन लिख लेना, ठीक है ना? ये सब कौन चीज है रे? ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसा है? पूंजीवादी। सब पूछता है एग्जाम कभी कभी, जो ये वाला तो पूछो कि अमेरिका वाला पूछा है कि अमेरिका कैसा अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो कैसा वाला है रे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो याद रखना इसको। अब हम किसको देखेंगे? समाजवादी। देख, स से समाज और स से सरकारी। स से समाज, स से मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे सरकार का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार। तो कैसा व्यवस्था बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ को जो था प से पूंजी, प से प्राइवेट, तो ये प्राइवेट ना था रे, प्राइवेट को हिंदी में निजी बोलते हैं। यहाँ क्या है? स से समाजवादी, स से सरकारी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वैसा अर्थव्यवस्था, हाँ, वैसा क्या हो जाएगा? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर सरकार, किसका होगा? सरकार का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, उसको क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब सरकार का अधिकार हो, इसको समझो। सरकार का अधिकार का मतलब क्या? वहाँ हर चीज सरकारी रहेगा। क्या रहेगा? सरकारी स्कूल, सरकारी बैंक, सरकारी ट्रेन, सरकारी बस, सरकारी हॉस्पिटल, यानी हर चीज क्या होगा? सरकारी होगा। तो हर चीज जब सरकारी होगा तो वहाँ भला किसका होगा? सबका भला होगा। यानी वहाँ जनता का क्या होता होगा? भला होता होगा, क्योंकि कोई चीज़ प्राइवेट नहीं है। आप अमीर रहिए, आप गरीब रहिए, सबके लिए है। किसके लिए है रे? यानी अमीरों आदमी के बाल बच्चा है तो सरकारी में पढ़े जाओ। बात समझ में आ रहा है? यहाँ क्या था रे? पूंजीवादी में क्या था? प्राइवेट था। तो प्राइवेट स्कूल में सब टाई बेल्ट लगा के फर्स्ट क्लास के जाएगा, जहाँ तक नहीं जाता पढ़े, सब अमीर का बाल बच्चा जाएगा। लेकिन यहाँ सरकारी है, सरकारी स्कूल में आप अमीर का बाल बच्चा है कि गरीब का है, उसको कोई मतलब नहीं। सब कहाँ पढ़ेगा रे? सरकारी में पढ़ेगा। टाई भी लगा के जाओ, बेल्ट जैसे जाना जाओ, सब सरकारी में पढ़ेगा। तो जनता का भला हो रहा है ना, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा? जनता का क्या होगा? जल्दी बोल। लाभ होगा। जनता का यहाँ पर लाभ होगा, यानी भला होगा। तो यहाँ जनता का क्या होगा? जनता का भला होगा। क्या होगा?
क्योंकि यहाँ सब सरकारी है। यहाँ पर कौन कौन सा देश है? रूस। भारत नहीं है, नीचे नहीं लग रहा है, थोड़ा सा नहीं लग रहा है। अब लग रहा है ना, दिख रहा है ना अब? रूस। और क्या है? एगो चीन। चीन पूरा नहीं है लेकिन लगभग है। चीन पूरा नहीं है लेकिन लगभग है। तो रूस जो है, रूस में क्या है? सब चीज़ सरकारी है अधिकांश, ठीक है। और चीन में लगभग भी सरकारी है। तो यहाँ पर क्या होगा? जनता का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम देखेंगे खिचड़िया को। किसको देखेंगे? खिचड़ी, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको देख रहे हैं? मिश्रित में समझना, मिश्रित में सिंपल है। मिश्रित का मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिस पे निजी का भी अधिकार हो और सरकार का भी अधिकार, यानी दोनों का अधिकार हो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिश्रित। जैसे देखिए एकदम कौन आएगा? भारत आएगा। भारत था होशियार। भारत को जो सोचा कि यहाँ हम प्राइवेट कर नहीं सकते हैं, प्राइवेट करेंगे तो फिर दिक्कत है, गरीब लोग का भला नहीं होगा, और सरकारी ही यहाँ करते हैं तो सरकार की संपत्ति सब बाप का माल समझने लगता है भारत में, ये तो मेरा बापे का प्रॉपर्टी है। तो ये निकल गया भारत होशियार, तो बोला हम क्या करेंगे? हम दोनों अपनाएंगे, हम यहाँ सरकारी भी रखेंगे और प्राइवेट भी रखेंगे। तो तुम्हें देखता है ना, अरे भारत में कुछ है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल है कि नहीं है? जो सरकारी वाला है सरकारी में जाता है, प्राइवेट वाला प्राइवेट लगा के एकदम हीरो स्मार्ट बन के चकाचक एकदम कहाँ जाता है? प्राइवेट में जाता है। सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है कि नहीं है? सरकारी कुछ है, बस भी है, सरकारी बस है तो प्राइवेट बस भी है। सरकारी हॉस्पिटल भी है, गरीब आदमी बेचारा सरकारी में चल जाए, जिसके पास पैसा नहीं है सरकारी में चल गया, कम पैसा में इलाज हो गया, होता कि नहीं होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है या कम पैसा भी है, अगर हो रहा है पॉसिबिलिटी तो प्राइवेट में भी जाता है। यानी यहाँ पे दोनों है, यानी यहाँ सरकार का भी अधिकार चल रहा है और निजी आदमी का भी अधिकार चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी दोनों का हो अधिकार। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर निजी और सरकारी दोनों का अधिकार हो, निजी और सरकारी दोनों का अधिकार हो, तो उसको क्या बोलेंगे रे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो एक में कौन सा देश आएगा? भारत। हमारा भारत देश महान है ना? हमारा भारत देश महान है, भारत जिंदाबाद है ना? यहाँ देख, तो समझ में आ गया पूरा बात। पूंजीवादी में खाली पूंजी वाला रहेगा, ठीक है ना? सब प्राइवेट रहेगा, सब चीज प्राइवेट। समाजवादी में सब चीज सरकारी। मिश्रित में प्राइवेट भी और सरकारी भी। बात समझ में आ गया? तो तुम सब पूछेगा, बताओ कि जापान कैसा अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है? जल्दी बताओ। पूंजीवादी। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हाँ बोल। ब्रिटेन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फ्रांस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बता ना, रूस कैसा अर्थव्यवस्था वाला देश है? समाजवादी, क्योंकि वहाँ सरकारी है। चाइना भी लगभग समाजवादी में ही आता है, ठीक है ना? गिर गया का रे? उसका करकट गया आज। चल यहाँ देख, ध्यान दे, क्या बोल रहे थे? हाँ, हमारा भारत कैसा अर्थव्यवस्था वाला देश है? मिश्रित। भारत कैसा है? मिश्रित, ठीक है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया है? तो यहाँ तक उतारे एकदम बढ़िया से साफ लिखना छापना है, ठीक है? चलो देखो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोग। आर्थिक क्रिया देख लिए ना, यानी कि क्या आर्थिक क्रिया देख लिए, यानी जीवन यापन के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। अर्थव्यवस्था भी देख लिए, जीवन यापन के लिए जो हम व्यवस्था करते हैं वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर अपना सुई भोंकने का काम कर रहा है, दवाई दे रहा है, ठीक है ना? फिर विकास के बारे में समझा दिए हैं। प्रति व्यक्ति आय के जितना वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं? विकास करते हैं। जैसे मेरा ही विकास हो सकता है, कैसे? सोचो, अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो मेरा विकास नहीं होगा रे, लेकिन ये लोग बढ़ाता नहीं है। कितना गलत काम करता है बताओ। ठीक है ना? इसीलिए आप लोग थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमारा ही विकास करवाइए। तो यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो बोलो नहीं ना। चलो अब हम क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था के प्रकार तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे, है ना? चाहे तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे तो वो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, सबको कितना भाग में बांटेंगे रे? 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है? लल्लू आज खा के नहीं आया का? कुछ खा सवेरे अंडा दबा दिया रे गधा। चल ना ठीक है भाई, खाते रहो, खाओगे तब तो जियोगे, नहीं रे? चलो तो अब हम अर्थव्यवस्था को क्या बोले हम कि अर्थव्यवस्था को
3 भाग में बांटेंगे। क्या भाग बांटेंगे? 3 भाग में। आइए देख, बहुत इंपॉर्टेंट है रे, सवाल पूछता है इसे हमेशा, तो ध्यान से समझना, ठीक है ना? सवाल पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बांट रहे हैं, तो इसको देखते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? इसको हम 3 क्षेत्र में बांटेंगे। देखो, हम एक एक करके तीनों क्षेत्र को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्षेत्र, ध्यान से देखना, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। हाँ, आँख लहर रहा है यार। प्राथमिक क्षेत्र क्या बोलेंगे इसको? प्राथमिक क्षेत्र। इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा हमारा हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेरिटरी सेक्टर, ठीक है ना। अब आगे देखना हम लोग को, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होता है, जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होगा, शॉर्ट में याद रखना, उसको क्या बोले? वो सब किस में आएगा? प्राकृतिक क्षेत्र में आएगा। जैसे कृषि है ना, कृषि थोड़े ना, कृषि लोग कहाँ, खेती उती सब कहाँ होता है? कृषि भूमि पे होता है, थोड़ा नहीं कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में जाकर होता है, नहीं ना होता है, तो प्राकृतिक रूप से होता है, तो कृषि हो गया, ठीक है। तो हमारा कृषि कैसा क्षेत्र में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आप लोग भेड़ उड़ पालते हैं, भेड़ पालन, ये कोई फैक्ट्री उक्ट्री में बनता है? बोलो जल्दी, नहीं ना। तो ये प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है, तो क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। फिर हमारा और कौन सा पालन हो जाए? बकरी पालन भी होता है। बकरी पालन भी थोड़ी ना फैक्ट्री में बनता है, ये सब कहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। मतलब जितना भी पालन हो, बकरी पालन, मुर्गी मुर्गी पालन कर दो, बक्कत पाल लो, बत्तख पालन कर दो, फिर जाकर मछली पालन भी होता है कि नहीं होता है? मछली पालन भी होता है। मुर्गा मुर्गी तो लिख ही दिए हैं, मुर्गी पालन हो गया। और अब देखो, जमीन के अंदर में हम लोग को कोयला वाला मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्या कोयला कोई फैक्ट्री में बनता है? नहीं ना। कहाँ से निकलता है? जमीन के अंदर से, उसको खुदैया करके निकालते हैं, उसको बोलते हैं खनन। क्या बोलते हैं? खनन। तो खनन भी कैसा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। खनन जैसे कोयला निकाल लिए, क्या निकालें? कोयला निकलता है, और निकलता है सोना निकलता है, ठीक, सोना निकलता है, चांदी लोहा कुछ भी लिख दो, है ना, तांबा, सब कहाँ से निकलता है? जमीन के अंदर से कैसे खनन करके निकालते हैं। ये सब किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब कृषि में क्या क्या होगा? जैसे देखो, गेहूं चावल ये सब उपज रख नहीं आ रहा है ना। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया। अब बताओ कि जब कृषि क्षेत्र हो जाएगा, तो कृषि क्षेत्र में मान के चल गेहूं हुआ, तो गेहूं से क्या बनाते हैं रे? आटा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? देखता है तो मार्केट में 50 तरह का आटा मिलता है, आशीर्वाद आटा, पतंजलि आटा, है ना रे। ये सब कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता होगा जाकर के। कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में बनेगा। तो यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र से खेती हो के गेहूँ गया, यहाँ कहाँ चल जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा, और द्वितीयक क्षेत्र फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में जाकर क्या बनेगा? आटा बना दिया। यहाँ से आलू गया, आलू से कौची बन जाएगा? चिप्स। देखता है तो नहीं, सब धान खेती में करता है ना रे, और ले आता है उसको फैक्ट्री में, ले आकर के धान से चावल बना लेता है, धान अथी हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको? कौची करता है? कुटवाता है ना रे। तो कौची चावल निकला कि नहीं निकला? तो यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र में क्या रहेगा? फैक्ट्री यानी कारखाना। फैक्ट्री यानी कारखाना, यानी जितना भी कारखाना आएगा वो क्या करेगा? कहाँ आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में काम है वही है क्या? सिर्फ वस्तु का निर्माण करना, विनिर्माण करना, उसको बनाना। क्या करना? बनाना। अब प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या बोल सकते हैं? कृषि बोल सकते हैं। इसको हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, प्राथमिक क्षेत्र को याद रखना है, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से देख, गेहूं गया था तो आटा बन रहा था, आलू गया तो चिप्स बन रहा था, यहाँ भी कुछ मार्कर, मोबाइल, ये सब बनता है कि नहीं बनता है इस सब में? तो ये यहाँ पर क्या हो? निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए हम द्वितीयक क्षेत्र को बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र भी बोल सकते हैं, है ना। इसको विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। तो पूछेगा विनिर्माण क्षेत्र किसको कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को। बोलेगा कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। बता देगा। द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है? कारखाना आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, खनन, सब किस में आता है? कृषि क्षेत्र में आता है। कृषि, हाँ, कृषि क्षेत्र कहो या प्राथमिक क्षेत्र कहो, एक ही बात है। अब तीसरा आता है कौन?
तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में सब कुछ नहीं आता है। तृतीयक क्षेत्र में तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सेवा मिलेगा। क्या मिलेगा रे? हाँ, सिर्फ सेवा मिलेगा। वैसा क्षेत्र जो आपसे कुछ पैसा ले ले या कुछ भी ले ले, बदले में आपको खाली सेवा दे, क्या दे? तो उसको बोलेंगे, जैसे कि देख, हाँ, जैसे कि देखो तुम लोग शादी ब्याह में गाड़ी उड़ी ठीक करता है ना रे, गाड़ी ठीक करता है नहीं, ठीक करता, दूल्हा का गाड़ी या कौन कौन गाड़ी, बाराती जाए वाला गाड़ी ठीक करता है। अब बाराती जब ठीक करता है तो बाराती वाला का पैसा, गाड़ी वाला का पैसा दिया, गाड़ी वाला आया तुमको दूल्हा वहाँ तक पहुँचा दे बाराती ले करके, तो तुमको सेवा ना दिया कि बदले में कुछ देता है? नहीं देता है कि गड़िया तोड़ हो लो, मसौड़ी से आता है बर्नी बैठ करके, तो तूने बैठ के यहाँ चल आता है, तो तुमको सेवा ना दिया, तुम बदले में उसका पैसा देता है, तुम उसको सेवा दिया कि तोर गाड़ी बुक, मतलब तू गाड़ी पे बैठ गया तो तोर गाड़ी हो गया, नहीं ना, सिर्फ सेवा मिला तुमको। उसी प्रकार से देखता है डॉक्टर के पास हम नहीं जाते हैं रे, डॉक्टर का क्या करता है, खाली ऐसे से देखता है, आलो लगा दिया, 500 हो गया, कुछ दिया हमको वो, कुछ दिया नहीं, तो क्या दिया? सेवा दिया। मतलब ऐसा कुछ देगा तुमको कि तुमको फायदा हो जाएगा। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तुमसे पैसा लेते हैं ना? नहीं लेते हैं पैसा लेते हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ हम दे रहे हैं तुमको? कुछ नहीं दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, लेकिन तुमको फायदा हो रहा है ना, तुम पढ़ेगा पास करेगा, फायदा हुआ, मतलब हम सेवा दिए। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से बैंकिंग, बैंक पे जाता है पैसा जमा करे, तो कुछ देता है तुमको? वो कुछ नहीं देता है। कुछ ही दे रहा है? सेवा दे रहा है। आपका पैसा स्टॉक करके रख रहा है ना, वही आपको सेवा दे रहा है। हाँ, तो तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आएगा जल्दी बोल? परिवहन आएगा, परिवहन यानी गाड़ी घोड़ा नहीं, कुछ आएगा, परिवहन आएगा। और कुछ? एम्बुलेंस, जरूरत पड़ता है एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस हमको सेवा देता है कि नहीं देता है? बोल जल्दी से, एम्बुलेंस। और कुछ होगा? टीचर, बोले जल्दी, टीचर, डॉक्टर, सुइया भोंक रहा है, दवाइया दे रहा है, पैसा ले रहा है, और कुछ दे हो नहीं रहा है ना, तो खाली सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। और कुछ? बैंकिंग, क्या हो गया? बैंकिंग लिखा गया, बैंकिंग कैसे लिखा गया? बैंकिंग है ना, बैंकिंग, ठीक है ना, सही है ना? बैंकिंग, ये सब क्या है? सेवा देता है। क्या देता है? इसीलिए हम तृतीयक क्षेत्र को क्या सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं? तृतीयक क्षेत्र को, हाँ, सेवा क्षेत्र बता सकते हैं। डांटा से मारेगा पुलिस दरोगा, जाएगा उसके पास ठीक है, ये समझ में आया? अब बताओ, अगर हम तुमसे पूछेंगे, सब याद रखना, सबसे ज़्यादा अगर इनकम कहीं किसी क्षेत्र में है तो वो है किस क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा के क्षेत्र में। देख, सबसे ज़्यादा पैसा, जैसे तुम लोग रिचार्ज करवाता है मोबाइल में, हाँ, भारत का अभी आबादी वर्तमान में कितना है? 23 में 140 करोड़ हो गया है। कितना हो गया है? 40 करोड़। अगर ये सब भी रिचार्ज कराएगा तो मोबाइल रिचार्ज करवाता है ना रे, तो रिचार्ज कराएगा तो रिचार्ज देखता, रिचार्ज हो गया, कुछ नहीं मिला हमको, कुछ मिलता है? ऐसा होता है कि बाल्टी भर के तुमको जीबी डेटा दे दिया, ले धर एक बाल्टी, ऐसा होता है? तेरा पता नहीं चलता है, लेकिन तुमको मिलता है काम, सेवा मिला कि नहीं मिला? कि हम बतिया सकते हैं चारों तरफ, हमको MB मिल गया है, क्या नाम वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन हमको ऐसा थोड़ा कि बाल्टी भर के दिया था, नहीं दिया था, तो सेवा दिया ना रे। तो सोच, अब वो जो तुम रिचार्ज किया, 140 करोड़ आबादी है, और सब अगर 1 रुपया का रिचार्ज करेगा तो एक दिन में 140 करोड़ आएगा। सोच कितना बड़ा था। सबसे ज़्यादा पैसा एकरा में कि नहीं है? तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इनकम किस क्षेत्र से? तृतीयक क्षेत्र से। याद रखना, देखता है जितना डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब तो नहीं रुपया बटोरता है, तो सबसे ज़्यादा इनकम इसी से आता है। बात, हाँ, और इसके बाद इससे थोड़ा कम इनकम द्वितीयक क्षेत्र में, और इससे थोड़ा कम इनकम प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। ध्यान से रखना, तब पूछेगा तो फट जवाब देना है। प्राथमिक क्षेत्र में बताना है, जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कृषि हो गया, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, खनन, ये सब किस में आ गया रे? अब प्राथमिक क्षेत्र को हम कैसा क्षेत्र बोलते हैं? कृषि क्षेत्र ही बोलते हैं। फिर द्वितीयक क्षेत्र में क्या? जितना भी उद्योग है, कारखाना है, सब द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। यानी एकरा में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से जो भी वस्तु यहाँ जाता है उसका निर्माण करते हैं, उसका बनाते हैं। मोबाइल, तुम्हारा मार्कर, चप्पल, जूता, मोटरसाइकिल, कार, जितना भी ये सब क्या है रे? सब द्वितीयक क्षेत्र कारखाना में जाकर बनता है कि नहीं बनता? फैक्ट्री में उसका निर्माण होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। याद रहेगा? उसके बाद हम तीसरा क्या बोले? तृतीयक क्षेत्र, जिसमें परिवहन, एम्बुलेंस, टीचर, ये सब क्या करता है? ये सब सिर्फ सेवा देता है। क्या करता है? सेवा। और सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से आता है? हाँ, तो हम तुमसे अगर सवाल पूछेगा तुमसे कि बताइए कि अर्थव्यवस्था में देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का। पूछेगा तो बता देगा ना किसका होता है? तृतीयक क्षेत्र का। और एक बात याद रखना,
सबसे अगर कोई अगर कम विकसित वाला देश है, कोई अगर कम विकसित वाला देश है, मतलब वहाँ प्राथमिक क्षेत्र है, कैसा है, अगर किसी में प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा डेवलप, वहाँ मतलब प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा, मतलब लोग वहाँ खेती उती ज़्यादा कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, किसानी उसानी ज़्यादा कर रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कम डेवलप्ड है। थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप करेगा तो थोड़ा सा उद्योग मतलब वहाँ पर कारखाना उखाना लग गया, मान के चलो देश में अगर कारखाना लग गया तो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, थोड़ा ज़्यादा विकास करेगा। और थोड़ा अगर मान के चलो वहाँ तृतीय क्षेत्र भी आ गया है तो थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा विकास कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे कम पैसा प्राथमिक क्षेत्र में, उससे ज़्यादा पैसा थोड़ा द्वितीय क्षेत्र में, जैसे देख कारखाना उखाना लगाएगा तो थोड़ा ज़्यादा पैसा होने लगेगा, फिर तृतीय क्षेत्र में चल जाएगा तो और ज़्यादा पैसा आने लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना समझ में आया कि नहीं है, पहले बताओ हमरा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो पूछेंगे कि बताओ सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का होता है विकास करने में देश का? तो तृतीय क्षेत्र। सबसे ज़्यादा इनकम किस क्षेत्र का? तो तृतीय क्षेत्र का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो हम आगे बढ़ेंगे, आगे यहीं पर कर देते हैं। चलो यहाँ देखो, ध्यान से यहाँ समझना है। अब हम थोड़ा सा देश के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देश को हम बांट रहे हैं, बहुत सा टाइप का होता है, तुमको बताए थे। विकसित देश होता है, अविकसित होता है ना। तो विकसित, कैसा? विकसित देश हो जाएगा, अविकसित हो जाएगा, ठीक है ना। एक होता है विकासशील, क्या होता है? विकास, हाँ, विकासशील देश। कैसा देश? यहाँ देखो, अब हम विकसित देश किसको कहेंगे, अविकसित देश किसको कहेंगे, विकासशील देश किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो विकसित देश उसको कहते हैं कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। नहीं, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा तो मतलब वहाँ के व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है। और हर चीज़ वो अच्छे से खरीद सकता है, सस्ता महंगा सब खरीद सकता है। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो विकसित देश है। कैसा देश है? और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है ना, तो कैसा कम रहेगा तो कैसे बोलेंगे उसको? अविकसित देश। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय, जिस देश के व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय ना कम है और ना ज़्यादा है, मतलब बीचे बीचे आके अटकल है, मतलब बीच बीच में है, तो उसको क्या बोलेंगे? विकासशील है। कैसा है? विकासशील है। अब हम विकसित में क्या बोलें कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? सबसे ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे रे? हाँ, उसको बोलेंगे विकसित देश। तो विकसित में कौन कौन है? अमेरिका को जानते हो तुम लोग? हाँ, अमेरिका है, हाँ जी, जापान भी है, जापान है, ब्रिटेन है, कौन है? ब्रिटेन है। ये सब कैसा देश है जल्दी बताओ? हाँ, ये सब विकसित देश है। जर्मनी भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब कैसा है? विकसित है। और उसके बाद हमारा विकासशील में कौन आएगा? भारत कब से सुन रहे हैं कि अभी विकासशील है, विकसित करेगा मतलब विकासशील है। बात समझ आ रहा है? हाँ, नहीं करेगा? अरे करेगा यार ऐसे क्या बोलता है? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। और चीन भी है। चीन भी जो है ना विकासशील का श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अथी हो रहा है, एकदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2035 आते ये भी विकसित देश के श्रेणी में आ जाएगा। कौन? चाइना वाला, चीन। 2035 आता तो ये भी एकदम विकसित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देश, भारत भी जल्दी करेगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। हम सब योगदान देंगे इसमें। यहाँ तो समझ में आ गया है? इसको जल्दी से छाप, इसके बाद आगे बताएंगे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सब समझाना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, रोक दो। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहते किसको है, ठीक है? राष्ट्रीय आय कहते किसको, पहले समझो। देखो, किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में किया गया इनकम राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी भी देश के अंदर में एक वर्ष में किया गया इनकम क्या कहलाएगा रे? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। बस लिख देना खाली उसी को, हो गया। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं तो लिख देना, किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में किया गया इनकम को क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। किया गया आय क्या कहलाएगा? जल्दी बोल। राष्ट्रीय आय कहलाएगा। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। बस दूसरा ध्यान से देखना है। दूसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय
किसे कहेंगे। अच्छा, इसको समझो पहले कि प्रति व्यक्ति आय हम निकालते कैसे हैं। तो एक फार्मूला होता है मैथे की तरह, यहाँ भी तुमको समझना है, ठीक है ना। कुल, जैसे देख मान, पहले समझता है प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आय, क्या होता है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्र का मतलब क्या बताते हैं, राष्ट्र मतलब देश, यानी किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय होगा, ठीक है ना, किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय होगा, ठीक है, उसमें उसके कुल जनसंख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, तो हमको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। मान के चल हमारा भारत है, हम भारत का प्रति व्यक्ति का आय ज्ञात करना चाहते हैं कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति एक साल में कितना कमाता है, हर एक व्यक्ति एक साल में कितना कमाता है। तो हम क्या बोलें कि भारत का राष्ट्रीय आय, यानी उसको कुल आय जो एक वर्ष में कमा रहा है, तो यहाँ कुल आय लिखेंगे ऊपर, कुल आय लिखेंगे ऊपर। और क्या बोले, भारत का कुल जनसंख्या, भारत का कुल जनसंख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या। इसे क्या कर देंगे, इसको रे भाग दे देंगे। तो जैसे ही आप इसको भाग दीजिएगा ना, तो हमको क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा कि किसी भी देश के, किसी भी, अगर कहेगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो किसी भी देश के राष्ट्रीय आय, है ना। देख किसी भी देश राष्ट्रीय आय को यहाँ पर क्या लिखे, कुल लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना है। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे रहे हैं, कुल जनसंख्या से, हाँ, भाग देने पर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया। जैसे देख समझ, मान लेते हैं कि हमारा भारत का 1 2 3 4 5 कितना रहे, 1 2 3 4 5, एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख, चल 10 लाख, कितना लाख, 10 लाख। अब मान लेते हैं कि भारत का कुल आबादी कितना है, 10 या 100, हम ऐसा माने हैं, ठीक है, मान के चल रहे हैं। कुल आय कितना हो गया राष्ट्रीय आय में हमारा, 10 लाख, और आबादी कितना है, 100। इसको जब भागा देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, दुलटू से दुलटू खत्म, कितना बचा रहे, 10,000। यानी कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है, 10,000 है। तो इसी प्रकार से सवाल देगा तो तुम नहीं बना देगा, कह देगा कि किसी देश का कुल आय इतना है, दे देगा कुछ भी, और कहेगा उसका मान के चल के कह देगा 1 लाख है, कितना है, 1 लाख है। अब बोलेगा आबादी 5 है, कितना है, तो बोलेगा कि इसका प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो हम जानते हैं, पता है, कुल आय बटे कुल जनसंख्या, भागा देंगे 5 दूनी 10, ठीक है ना। और पर 4 लड्डुआ, कितना हो गया, 20,000। अरे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख में था तो ये 20,000 निकल गया कि नहीं निकल गया, तो ये 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकल के आ गया। तो प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया है। चलो अब समझना है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखना कि कोई भी देश होता है, कोई भी देश होता है वो कितना विकसित है, कोई भी देश कितना विकसित है, इसके बारे में कौन बताता है, जल्दी बताओ। इसके बारे में बताता है वर्ल्ड बैंक। कौन बताता है, वर्ल्ड बैंक, यानी कि विकसित बैंक, सॉरी विकसित बोल रहे हैं, विश्व बैंक। वर्ल्ड का हिंदी विश्व, बैंक माने बैंक, तो विश्व बैंक, यानी कोई भी देश कितना विकसित है, कितना विकसित है, ये कौन बताएगा रे, विश्व बैंक बताएगा। और किसके आधार पर बताएगा, तो प्रति व्यक्ति के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, यानी कि उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना, इस आधार पर वर्ल्ड बैंक बताएगा कि वो देश कितना विकसित है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो याद रहेगा ये चीज़ कि लिखवा दें, याद रहेगा, याद नहीं रहेगा तो वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है ना। चल ये समझ में आ गया। चल तो पूछेगा कि बताओ कोई देश कितना विकसित है, इसके बारे में कौन बताता है, वर्ल्ड बैंक बताता है, विश्व बैंक बताता है। किस आधार पर बताता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बताता है। अब हम लोग पढ़ लिए हैं, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग साक्षरता। क्या पढ़ेंगे, साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा, कोई कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा, ठीक है ना। तो इसका कहता है कि 7 वर्ष से बड़ा, 7 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति अगर एक भाषा बोलता है या एक भाषा लिखता है तो हम उसको साक्षर बोल देंगे। क्या बोल देंगे कि वो पढ़ा लिखा है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या बोले हम कि 7 वर्ष से
बड़ा कोई भी व्यक्ति, हाँ 7 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति अगर एक भाषा बोलता है, कोई व्यक्ति अगर हाँ एक भाषा बोले तो कुछ हिंदी बोलता है, मराठी बोलता है, उर्दू बोलता है, संस्कृत बोलता है, कुछ भी, उसको एक भाषा बोलने आना चाहिए, एक भाषा लिखने भी आना चाहिए, ठीक है ना। या तो एक भाषा बोल ले या तो फिर लिख ले, या तो बोल ले या तो लिख ले, तो उसको क्या बोलेंगे? साक्षर। हाँ 7 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति अगर एक भाषा क्या करे? बोले या बोलता, एक भाषा बोले या अरे यार एक भाषा बोलता हो या लिखता हो, हाँ बोलता हो या लिखता हो, तो उसे क्या बोलेंगे रे? हाँ तो हम उसको साक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साक्षर बोलेंगे, है ना। लिख लीजिए, साक्षर बोलेंगे। जैसे देख, तो अब कहेगा सर 7 वर्ष का है लिखे हैं, तो जो पैदा लेगा, जन्म लेगा तो तुरंत पढ़ने लगेगा? नहीं ना रे, 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक तो वैसे बच्चे रहता है, उछलता कूदता रहता है नंगा पुंगा बन के, ठीक है ना। तो इसीलिए एक लिमिट ले, 7 वर्ष या उससे बड़ा, ठीक है ना। कोई भी अगर व्यक्ति है उसको एक भाषा आना चाहिए, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, उर्दू बोले, मराठी बोले, जापानी बोले, है ना, मलयालमी कुछ बोल दो, ठीक है ना, उसको आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साक्षर बोलेंगे। यहाँ तक बोल समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो साक्षर समझ में आ गया सबको? हाँ एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर एक चीज़ आप बता देते हैं, रुक। पूछेगा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? जल्दी बोल। हाँ तो सबसे अधिक, बहुत अच्छा जवाब, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? हाँ केरल। कितना है या ध्यान में है कुछ? 94% हो ले, ये भी कितना है रे? 94% है। बात समझ में क्या? और सबसे कम बिहार। हाँ सबसे कम साक्षरता वाला कौन रे? अरे अपना बिहार। शर्माता है, शर्म आ रहा है क्या बोलने में? बिहार। यहाँ के परसेंट होगा? 62% पे ये अटकल है, सोच। आइए देख, तो आज बच्चा बोलेगा सबसे भारत में विकसित राज्य कौन है? अगर देखा जाए तो बोलेंगे केरल है। और जो तुम्हारा इसी हो जाएगा, क्या बोलेगा उसे? पिछड़ा राज्य कौन है? तो हमारा बिहार हो जाएगा। देखो बिहार के पिछड़ने का रीजन भी है, यहाँ पर क्या करता है ना सब, साक्षरता दर कम होने के एक और रीजन कौन है कि यहाँ पर कन्हू जाएगा आदमी तो अंगूठा लगा देता है। काला रे, अरे छोटा इंदिरा आवास मिलेगा, हमको घर मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है तो अंगूठा लगा दिया। अब पढ़ लो तो अंगूठा लगा रहा है कि इंदिरा आवास मिल जाएगा इस चक्कर में, तो साक्षरता दर वहाँ पे कम दिखा देता है। बात समझ में आ रहा है? और एक और रीज़न है इसका पिछड़ने का रीज़न क्या है कि इधर थोड़ा उत्तरी बिहार में बाढ़ वगैरह आ जाता है ना, कभी सुखाड़ हो जाता है। इधर ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसान पे ही खेती करते हैं। 89%, कितना? 89% खाली खेती करता है बिहार में। कोई फैक्ट्री यहाँ पर है नहीं। फैक्ट्री रहेगा तब ना विकास करेगा। अभी तुमको सिखाए थे हम क्षेत्र वाला में कि कृषि क्षेत्र में सबसे कम इनकम होता है, बोले थे नहीं बात? तो 89% देखिए लोग किसाने करता है, दिखाता है कितना रोजगार करता है सब। दिन भर बेचारा खेत में लगा रहता है, इनकम बहुत कम आता है। कहाँ से विकास करेगा रे? विकास करेगा? नहीं करेगा। विकास कब करेगा? जब थोड़ा फैक्ट्री लगाएगा, मतलब द्वितीय क्षेत्र में बढ़ावा देगा, तो थोड़ा सा विकास होगा हमारे बिहार का भी। ऊपर से एक और रीजन है, जातिवाद भी हो गया बहुत ज़्यादा, इसके वजह से बिहार पिछड़ रहा है। तो ये सब रीज़न है बिहार के पीछे होने का, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया? अब हम देखेंगे क्या शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो कहेंगे क्या कि 1000 बच्चा में वैसा बच्चा कितना है जो टोटल 1 वर्ष के अंदर ही मर गया, यानी अपना बर्थडे नहीं मनाया। बर्थडे कब मनाएगा? 1 साल के बाद है ना मनाते, 1 साल पूरा था, वो बर्थडे मनाने से पहले ही मर गया, 1 साल से पहले ही मर गया। यानी कि कोई बच्चा पैदा लिया, मान के चलो आज, ठीक है, और उसका 1 साल ही पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर में ही डेट कर गया, तो वैसे उसी को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। मतलब टोटल 1000 में गणना होता है। कितना में गणना होता है? ये टोटल कितना में गणना होता है रे? 1000 में। कितना में? 1000 में। तो पूछेगा कि शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो क्या बोलिएगा कि 1000 बच्चा में से वैसा बच्चा कितना है,
1000 बच्चा में से वैसा बच्चा कितना है, 1000 बच्चा में से वैसा बच्चा कितना है जो 1 साल के जिसकी 1 साल के अंदर में मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्या लिखाएगा कि 1000 बच्चा में वैसा बच्चा कितना है जिसकी 1 साल के भीतर ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। तो सवाल पूछेगा कि शिशु मृत्यु दर कितना पर गणना किया जाता है, 1000 पे बता देगा। अब फिर पूछेंगे कि बताओ शिशु मृत्यु दर में सबसे अच्छा राज्य कौन है, मतलब सबसे कम वहाँ पे मृत्यु दर होता है, सबसे कम शिशु मरता है, ठीक कौन सा है? अरे केरल भाई साहब, हाँ केरल सबसे कम है शिशु मृत्यु दर में। केरल जो है क्या है, सबसे कम है। बात समझ में आ गया। और ये जो मतलब केरल सबसे अच्छा, वहाँ पे सबसे एक बच्चा बहुत कम मरता है। देख चूँकि वहाँ पे शिक्षित लोग हैं, हर चीज़ वहाँ पे डेवलप्ड है, तो थोड़ा सा वहाँ पे व्यवस्था है, हेल्थ का व्यवस्था, हॉस्पिटल सब समय समय पे व्यवस्था, ट्रीटमेंट हो जा रहा है, तो लोग अच्छी बच जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, केरल का व्यवस्था थोड़ा ठीक है, मतलब शिशु मृत्यु दर में केरल सबसे अच्छा है भारत में। बात समझ में आ रहा है। अब बिहार हमारे पीछे है, हाँ बिहार पीछे है, बिहार में बहुत ज़्यादा बच्चा मर जाता है, व्यवस्था नहीं उस हिसाब से, तो दिक्कत होगा, परेशानी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल, नहीं ना। अब किधर समझाए हो, इसको उतारो। हो गया, समझ में आया ना ये सब? अब ख़त्म हो जाएगा, बस 2 पॉइंट बचले छोटा छोटा। एगो बताएंगे BMI, उसके बाद बताएंगे मानव विकास सूचकांक चैप्टर स्वाहा। हाँ, इसमें से जो मेन था आप लोग को एकदम क्रीम छांट के पढ़ा दिया, ठीक ना? क्योंकि देखो SST में तो बहुत सारा पढ़ना है जी, पहले ही बता रहे हैं, है ना? टोटल 5 को बुक पढ़ना है, क्या को पढ़ना है रे? अब उतना सारा अगर पर डिटेल्स में पढ़ेंगे खोल के तो पॉसिबल है नहीं ना, पॉसिबल है। तो जो एग्ज़ाम में आए डायरेक्ट वही पढ़ेंगे, ठीक है? फालतू नहीं पढ़ना, ठीक? चलिए, तो अभी हो गया ना। अब हम एक देखेंगे, देख कहाँ तक के पॉइंट बता दिए थे, 4 पॉइंट हुआ था ना। चल देख, एक होता बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास नहीं रहे गधा, हाँ इसको शॉर्ट में बोलते हैं BMI, ठीक है ना? बॉडी मतलब शरीर, मास में द्रव्यमान, इंडेक्स में सूचकांक टाइप का होता है, ठीक है? मानव करता है। यहाँ देख, बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI है ना, आपका शरीर का देखो क्या हो जाएगा। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने का भी एक तरीका है। यहाँ पर क्या करेंगे ना कि अपना शरीर का, जैसे मान कर तुम्हारा जो शरीर है उसका कुल भार कितना है, वजन, उसको ऊपर लिखो। अपना हाइट नापो, क्या करो ने अपना लंबाई नापो, कौची में, मीटर में, किस में रे, मीटर में, और नाप करके इसको क्या करना, कुल भार में भागा दे देना, ठीक है? जब आप भागा दे दीजिएगा तो आपको हाँ स्क्वायर है, लंबाई नापना है मीटर में, उसका वर्ग कर देना है और कुल भार में उसको भागा दे देना है। तो जब देखिए कंडीशन इधर, अगर इतना करने के बाद, ठीक है ना, इतना करने के बाद 25 से ज़्यादा आता है तो तू कौची का शिकार होगा, 25 से अगर ज़्यादा हो गया तो तू मोटापा का शिकार है। किसका शिकार है? हाँ, मतलब तू मोटा भैंस हो गया है, ठीक है ना? हाँ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अगर 18.5 किलो से ले करके, मतलब 18.5 से 25 के बीच में, किलो नहीं, 18.5 से 25 के बीच के रेंज में तू अगर आ रहा है तो मतलब तू स्वस्थ है, मतलब हेल्दी है, क्या है, मतलब तू एकदम फिट फाट है, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो मोटा है ना पतला है, एकदम जो होना चाहिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है? लेकिन अगर इससे नीचे आ गया, मतलब 18.5 से कितना होना चाहिए, 18 पॉइंट कम से कम होना चाहिए, क्या कम, तो तू कोची हो जाएगा, तू कुपोषण के शिकार हो जाएगा। मतलब तुम्हारा शरीर भी ठीक नहीं है, तो कोची के शिकार है, कुपोषण का शिकार है। थोड़ा जा करके पनीर वनीर दबा के खाओ, है ना? खाना पीना खाए पे ध्यान दो, ठीक है? तो तू लोग भी चेक कर सकता है, जाना है अपना क्या करना है, सबसे पहले अपना वजन नाप लेना है, अपना वजन को लिख लेना है ऊपर, ठीक है? उसके बाद अपना लंबाई नापना है और उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, और मीटर में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और ओकरा से क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे। अब देखना है कि कितना आ रहा है, अगर 25 आ रहा था तो मोटा है, मोटापा का शिकार है। अगर ये 18.5 से लेकर 25 के बीच में आ रहा है तो तुम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 18.5 से नीचे आ गया तो तू कुपोषण के शिकार है। किसका शिकार है रे? कुपोषण का शिकार है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? BMI समझ में आ रहा है, बॉडी मास इंडेक्स, बोलता नहीं है सब है? अब हम देखेंगे मानव, लास्ट है मानव विकास
सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। हाँ, मानव बोले तो ह्यूमन, है ना, विकास बोले तो डेवलपमेंट, और सूचकांक बोले तो इंडेक्स। बात समझ में आ गया है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो अगर पूछेगा कि बताओ किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, पूछेगा सवाल, किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? जारी करता है UNDP। कौन करता है रे? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो क्या बोलेगा? UNDP करता है। अच्छा, ये जो करता है तो ये कितना आधार पर करेगा? तो ये 3 आधार पर करेगा। ये किसी भी देश का अगर मानव विकास सूचकांक बताना चाहेगा कि इसका मानव विकास सूचकांक क्या है, सबसे पहले उस देश का वो क्या चेक करेगा? प्रति व्यक्ति आय, उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। बात समझ में आ रहा है? क्या देखेगा? प्रति व्यक्ति आय देखेगा। फिर दूसरा क्या देखेगा? फिर देखेगा साक्षरता, कि उस देश का साक्षरता कितना है, कितना लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या देखेगा? साक्षरता देखेगा। तीसरा क्या देखेगा? तीसरा देखेगा स्वास्थ्य। क्या देखेगा? स्वास्थ्य, यानी इसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। क्या बोलते हैं रे? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब कि उस देश के लोग कितना साल तक जीवित रहते हैं, कितना साल तक जीवित रहते हैं, उस देश के लोग कितने स्वस्थ हैं, कितने हेल्दी हैं, कितने फिट हैं, ये सब चेक करेगा। तो पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए कितना आधार है? 3 आधार है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य बता देगा। अच्छा ध्यान से देख, ये कब से जारी कर रहा है? तो ये कर रहा है 1990 से। कब से कर रहा है? 1990 से। अच्छा, हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश का ये पड़ोसी देश है कि नहीं है? कौन कौन है बताओ? हाँ, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, आ कौन है? पाकिस्तान है, आ कुछ है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो पूछेगा कि भारत के पड़ोसी देश में से, भारत के पड़ोसी देश में से मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत से कौन देश आगे है? मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत का जो पड़ोसी देश है, कौन देश आगे है? भारत से भी आगे है। तो श्रीलंका, याद रहेगा? हाँ, श्रीलंका है। कौन है रे? श्रीलंका जो है वो भारत से भी आगे है, भारत से भी आगे है। किसमें? मानव विकास सूचकांक के मामले में, मानव विकास सूचकांक के मामले में किससे आगे है? भारत से आगे है। तब पूछ देगा तो बता देगा ना कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत से आगे है? क्या बोलिएगा आप लोग? श्रीलंका बोलिएगा। याद हो गया? चैप्टर हो गया खल्लास। जो मेन पॉइंट था आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से बता चुके हैं, ठीक है ना। इसको आराम से, वीडियो समझ में नहीं आता है, एक बार में याद नहीं होता है, दोबारा वीडियो को देखिए, दुगना स्पीड से देखिए, और थोड़ा लाइक शेयर ठोकिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, है ना, तो थोड़ा शेयर कीजिए आप लोग अच्छे से, ताकि हमारा भी विकास हो सके जिस तरीके से आप लोग का विकास हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।